आज तारीख है 9 जनवरी 2026। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान ज़ुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम 13 बड़े टॉपिक्स पर बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। जी, ये एक लंबी और गहरी चर्चा होगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम सड़क हादसों के लिए एक गेम चेंजर कैशलेस स्कीम की हर परत को उधेड़ेंगे, एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े बहुत ही संवेदनशील विवाद के संवैधानिक पहलुओं को समझेंगे और आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का भी विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम रशिया पर लगने वाले एक ऐसे नए अमेरिकी कानून की चीर-फाड़ करेंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों को हिलाकर रख सकता है। हम अटलांटिक महासागर में पकड़े गए एक जहाज के बहाने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के समंदर में भी उतरेंगे और ईरान के मौजूदा संकट के भारत पर पड़ने वाले असर को भी देखेंगे। बिल्कुल। इकोनॉमी में यूनाइटेड नेशंस की नई रिपोर्ट भारत के लिए क्या कहती है, टेक्सटाइल सेक्टर में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं और हमारी सुविधा के पीछे गिग इकोनॉमी के वर्कर्स की क्या कहानी है, इन सब पर विस्तार से बात होगी। सही कहा। इसके अलावा एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस से जुड़े मुद्दों को भी हम छोड़ेंगे नहीं। और आखिर में जैसा हमेशा होता है, हम प्रीलिम्स के लिए कुछ ज़रूरी फैक्ट्स, मेंस के लिए प्रैक्टिस सवाल और एक छोटा सा क्विज भी करेंगे। ये एक मैराथन सेशन होने वाला है जिसमें हर टॉपिक को उसके कोर तक जाकर समझेंगे। तो चलिए बिना और समय गवाए शुरू करते हैं। चलिए तो आज की पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण खबर से शुरू करते हैं जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से है और देश के हर नागरिक से सीधे तौर पर जुड़ी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक राष्ट्रव्यापी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की है। जी, सुनने में एक और सरकारी योजना लगती है, लेकिन इसके पीछे की जो सोच और कानूनी ढांचा है वो इसे क्रांतिकारी बना देता है। आप क्रांतिकारी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ये वाकई एक पैराडाइम शिफ्ट है। अच्छा। इस स्कीम के तहत हर पीड़ित को, चाहे वो कोई भी हो, दुर्घटना के तुरंत बाद पहले 7 दिनों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए यानी 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस कवरेज मिलेगा। कैशलेस? हाँ, यहाँ कैशलेस शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि पीड़ित या उसके परिवार को अपनी जेब से 1 पैसा भी नहीं देना होगा। लेकिन ये गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट क्या है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है या इसका कोई कानूनी आधार भी है? बहुत अच्छा सवाल है। गोल्डन आवर इस पूरी स्कीम की आत्मा है। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, इसे बाकायदा कानून में परिभाषित किया गया है। अच्छा जी, मोटर व्हीकल्स एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 12A, मैं दोहराता हूं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12A गोल्डन आवर को परिभाषित करता है। क्या कहता है ये? कानून कहता है कि गोल्डन आवर किसी गंभीर चोट के बाद का वो 1 घंटे का समय है जिसमें अगर तुरंत मेडिकल देखभाल मिल जाए तो मृत्यु को रोकने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, जो जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। एम्स दिल्ली की एक बहुत विस्तृत स्टडी है जो बताती है कि अगर भारत में सड़क हादसों के शिकार लोगों को पहले घंटे में सही ट्रॉमा केयर मिल जाए तो 30 से 50% मौतें रोकी जा सकती हैं। 30 से 50%? जी। अब इस आंकड़े को भारत के संदर्भ में देखिए। 2023 में हमारे देश में सड़क हादसों में 1.72 लाख से ज्यादा मौतें हुई। इसका मतलब है कि हम इस 1 घंटे का सही इस्तेमाल करके हर साल लगभग 50,000 से 85,000 जानें बचा सकते हैं। 85,000? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये किसी छोटे देश की आबादी के बराबर है। ये स्कीम उन 85,000 परिवारों को टूटने से बचाने का एक प्रयास है। ये आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। सालों से हम सुनते आए हैं कि सरकार मुआवजा देती है, तो ये स्कीम उस मुआवजे वाले सिस्टम से कैसे अलग है? क्या ये सिर्फ मुआवजे का एक नया रूप है? नहीं, यही इस स्कीम का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे मेंस के आंसर में लिखना बहुत जरूरी है। ये मुआवजे का नया रूप नहीं है, ये मुआवजे की सोच को ही बदल देता है। अच्छा, कैसे? इसे हम कहते हैं अ पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम कॉम्पनसेशन टू स्टेबलाइजेशन। कॉम्पनसेशन टू स्टेबलाइजेशन। जी। पहले का सिस्टम क्या था? दुर्घटना हो गई,
व्यक्ति की मृत्यु हो गई या वो स्थायी रूप से विकलांग हो गया, तो उसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद परिवार को कुछ मुआवजा मिलता था। फोकस घटना के बाद था। और अब फोकस घटना के तुरंत बाद है। अब सरकार कह रही है कि हम मुआवजे का इंतजार नहीं करेंगे, हम पहले जान बचाने पर पैसा खर्च करेंगे। हमारा पहला लक्ष्य स्टेबलाइजेशन है, यानी पीड़ित की हालत को स्थिर करना, उसे मौत के मुंह से बाहर निकालना। मतलब ये एक राइट्स बेस्ड अप्रोच है। बिल्कुल, ये एक राइट्स बेस्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये कहता है कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि दुर्घटना होने पर उसे तुरंत, बिना पैसे की चिंता किए, जीवन रक्षक इलाज मिले। ये एक कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी पहचान है। आपने कहा अधिकार, इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई मजबूत कानूनी आधार होना चाहिए। ये सरकार की मेहरबानी नहीं है, बल्कि उसका कर्तव्य है। एग्जैक्टली। ये कोई चुनावी घोषणा नहीं है। इसका आधार है मोटर व्हीकल्स एक्ट का सेक्शन 162। 162। जी, इस धारा को 2019 में हुए संशोधन में जोड़ा गया था और ये केंद्र सरकार को ये शक्ति और जिम्मेदारी दोनों देता है कि वो सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए एक स्कीम बनाए। इस सेक्शन में और क्या है? चलिए, इस सेक्शन 162 को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसका क्लॉज 1 कहता है कि केंद्र सरकार जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के साथ सलाह मशवरा करके एक ऐसी योजना बनाएगी। क्लॉज 2 कहता है कि इस योजना में अस्पतालों को भुगतान करने के लिए एक फंड बनाने का प्रावधान होगा। और क्लॉज 3 कहता है कि केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। तो ये पूरी स्कीम एक ठोस कानूनी जमीन पर खड़ी है। मतलब ये फंड ही इस पूरी स्कीम की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन इतना बड़ा देश, इतने सारे हादसे, इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा? क्या ये सारा बोझ टैक्स पेयर्स पर ही पड़ेगा? नहीं, इसके लिए एक बहुत ही सोचा समझा मल्टी प्रोंग्ड फंडिंग मैकेनिज्म बनाया गया है। अच्छा? इस फंड का नाम है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, जिसे शॉर्ट में MVAF कहते हैं। इसे एक्ट के सेक्शन 164B के तहत स्थापित किया गया है। सेक्शन 164B? जी, 164B। अब आते हैं इसके स्रोतों पर। पहला और सबसे बड़ा स्रोत है जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से लिया जाने वाला एक सेस या योगदान। मतलब जब भी आप या मैं अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसके प्रीमियम का एक छोटा सा हिस्सा इस फंड में जाता है। अच्छा, तो मतलब हर वाहन मालिक इसमें अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। हाँ। दूसरा स्रोत है केंद्र सरकार का बजट से दिया जाने वाला योगदान। तीसरा, अगर कोई कंपनी या व्यक्ति स्वेच्छा से इसमें दान देना चाहे तो वो भी कर सकता है। और चौथा, फंड में जमा पैसे पर जो ब्याज मिलता है वो भी इसी में वापस जोड़ दिया जाता है। तो ये एक मिला-जुला मॉडल है। जी, ये एक मिला-जुला मॉडल है जो सुनिश्चित करता है कि फंड में पैसे की कमी ना हो। ये किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है। इस स्कीम में एक और बहुत अच्छी बात है, गुड समैरिटन्स को प्रोत्साहित करना। उन्हें एक नया नाम दिया गया है, रहवीर। हाँ, रहवीर। ये सिर्फ नाम का बदलाव है या इसके पीछे कोई ठोस प्रोत्साहन भी है? ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं, बल्कि मानसिकता का बदलाव लाने की कोशिश है। रहवीर यानी राह का वीर। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि अगर किसी घायल को अस्पताल ले गए तो पुलिस केस में फंस जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसी डर से लोग मदद करने से हिचकिचाते हैं। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि गुड समैरिटन्स को परेशान नहीं किया जा सकता। अब सरकार एक कदम और आगे गई है। ऐसे लोगों को जो पीड़ित को अस्पताल पहुंचाएंगे, रहवीर का सम्मान दिया जाएगा और साथ ही 25,000 रुपए का नकद इनाम भी। 25,000 रुपए? जी, 25,000 रुपए। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। ये लोगों को बताएगा कि मदद करना एक हीरोइक एक्ट है, कोई झंझट का काम नहीं। ठीक है, स्कीम की फिलॉसफी और कानूनी आधार तो समझ में आ गया, लेकिन भारत में अच्छी स्कीमें इम्प्लीमेंटेशन की वजह से फेल हो जाती हैं। सही कहा। इतनी बड़ी स्कीम को जमीनी स्तर पर लागू कैसे किया जाएगा? इसकी नोडल एजेंसी कौन है? इम्प्लीमेंटेशन ही असली चुनौती है और सरकार ने यहाँ एक बहुत स्मार्ट मूव लिया है। इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को, NHA। NHA, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। जी, अब ये नाम सुनते ही आपको कुछ याद आया? आयुष्मान भारत, PMJY। एग्जैक्टली। NHA वही एजेंसी है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को चलाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अच्छा, तो पहले से बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा? बिल्कुल।
एनएचए को चुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार को सब कुछ शून्य से शुरू नहीं करना पड़ रहा। एनएचए के पास पहले से ही एक मजबूत आजमाया हुआ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। उनके पास देश भर के हजारों सरकारी और निजी अस्पतालों का एक एम्पैनल्ड नेटवर्क है। उनके पास क्लेम्स प्रोसेसिंग का एक एस्टैब्लिश सिस्टम है। तो सरकार बस उसी बने बनाए हाईवे पर एक नई गाड़ी चला रही है। ये तो वाकई बहुत स्मार्ट है, मतलब आईटी इंटीग्रेशन की है। पर ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए रात के 2 बजे किसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट होता है, वहां से लेकर अस्पताल तक और फिर इलाज के भुगतान तक ये पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा? चलिए इस पूरे डेटा फ्लो को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस सिस्टम की जान है EDAR यानी ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। EDAR? जी। स्टेप 1, जैसे ही किसी दुर्घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिलती है, वो मौके पर एक टीम भेजती है। ठीक है। स्टेप 2, पुलिस मौके पर पहुंचकर अपने मोबाइल ऐप या टैबलेट से EDAR पोर्टल पर दुर्घटना की सारी जानकारी दर्ज करती है। इसमें पीड़ित का नाम, चोटें कैसी हैं, गाड़ी का नंबर, दुर्घटना का समय और जीपीएस लोकेशन सब कुछ होता है। जैसे ही पुलिस सबमिट करती है, एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है। एक यूनिक आईडी? हाँ। स्टेप 3, ये डेटा रियल टाइम में एनएचए के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी टीएमएस के साथ सिंक हो जाता है। टीएमएस वही सिस्टम है जो आयुष्मान भारत के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। स्टेप 4, अब रेवीर या एम्बुलेंस पीड़ित को लेकर नजदीकी एम्पैनल्ड अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल का ऑपरेटर एनएचए के टीएमएस पोर्टल पर जाता है और उस यूनिक आईडी को डालता है या पीड़ित के नाम से सर्च करता है। ओके। स्टेप 5, पोर्टल तुरंत पुष्टि कर देता है कि हाँ, ये व्यक्ति इस कैशलेस स्कीम के तहत कवर है। अस्पताल को तुरंत इलाज शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। मतलब किसी से पैसे मांगने या इंतजार करने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। स्टेप 6, 7 दिनों तक इलाज चलता है। उसके बाद अस्पताल इलाज के सारे बिल और रिपोर्ट्स टीएमएस पोर्टल पर अपलोड करता है। एनएचए की टीम उन बिल्स को ऑडिट करती है और अप्रूव होने के बाद पैसा सीधे अस्पताल के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वाओ, ये तो पूरी तरह से पेपरलेस और सीमलेस लग रहा है। मतलब पुलिस केस की एफआईआर की कॉपी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे सबसे ज्यादा देरी होती थी। बिल्कुल। EDAR सिस्टम पुलिस की जांच और पीड़ित के इलाज को डीलिंग कर देता है। इलाज तुरंत शुरू हो जाता है। पुलिस अपनी जांच समानांतर रूप से करती रहती है। ये सुनिश्चित करता है कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप किसी की जान न ले सके। तो अगर हम प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो जो मुख्य बातें याद रखनी है उन्हें एक बार क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। जरूर। प्रीलिम्स के लिए 5-6 की पॉइंट्स हैं। पहला, कानूनी आधार, सेक्शन 162 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019। ठीक। दूसरा, कवरेज सीमा 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना। ओके। सड़कों पर लागू होगी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिले की सड़कें, गांव की सड़कें, सब पर। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, लाभार्थी या बेनिफिशियरीज। ये स्कीम यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल? जी। इसमें भारतीय नागरिक, विदेशी पर्यटक, बिना बीमा वाले वाहन चलाने वाले लोग और यहाँ तक कि हिट एंड रन के मामले भी शामिल हैं। अरे वाह। मतलब अगर किसी को कोई अज्ञात वाहन टक्कर मारकर भाग जाए तो भी उसका इलाज इस स्कीम के तहत होगा। ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट तो बहुत ही इंक्लूसिव है। अब जरा मेंस के लिहाज से इसके गहरे आयामों पर बात करते हैं। आपने आर्थिक आयाम का जिक्र किया था, ह्यूमन कैपिटल को बचाने वाली बात को थोड़ा और विस्तार से समझाइए। बिल्कुल। मेंस के GS पेपर 3 इकोनॉमी में ये पॉइंट बहुत काम आएगा। भारत में सड़क हादसों में मरने वाले या गंभीर रूप से घायल होने वाले लगभग 70% लोग 18 से 45 साल के होते हैं। हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन। जी, देश की अर्थव्यवस्था की लीड। इनमें से ज्यादातर अपने परिवार के अकेले कमाने वाले होते हैं। जब 35 साल का एक ट्रक ड्राइवर या 25 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मरता है तो सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं जाती, देश अपना ह्यूमन कैपिटल खोता है। उसका परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो जाता है। तो जब ये स्कीम एक जान बचाती है तो वो सिर्फ एक जान नहीं बचाती, वो एक परिवार को बचाती है और देश की GDP में योगदान देने वाले एक व्यक्ति को भी बचाती है। और इसका गरीबी कम करने से क्या सीधा संबंध है? सीधा और बहुत गहरा संबंध है। इसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कहते हैं। मतलब अपनी जेब से होने वाला खर्च। हाँ, भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला ज्यादातर खर्च लोग अपनी जेब से करते हैं। एक गंभीर सड़क दुर्घटना में इलाज का खर्च 2 लाख से लेकर 10 लाख या उससे भी ज्यादा आ सकता है। हाँ।
एक मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के लिए ये एक आर्थिक भूचाल होता है। उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई छुड़वानी पड़ती है। कई परिवार सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ये तो एक मेडिकल पॉवर्टी ट्रैप जैसा हो गया। बिल्कुल। ये स्कीम उस पहले सबसे जरूरी हफ्ते का खर्च उठाकर उन्हें इस मेडिकल पॉवर्टी ट्रैप में गिरने से बचाएगी। ये एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पे चुनौतियां भी तो होंगी। क्या निजी अस्पताल इसमें पूरा सहयोग करेंगे? अक्सर वे सरकारी योजनाओं में आनाकानी करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती है, जिसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सफलता कह सकते हैं। भारत में सबसे अच्छे ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू सुविधाएं निजी क्षेत्र में हैं। सही बात है। अगर निजी अस्पतालों को उनके इलाज का पैसा समय पर और बिना किसी परेशानी के नहीं मिलेगा, तो वो मरीजों को भर्ती करने से मना कर सकते हैं या बहाने बना सकते हैं। तो एनएचए को क्या करना होगा? एनएचए के सामने सबसे बड़ा काम ये होगा कि वो एक सुपर एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट क्लेम्स सेटलमेंट प्रोसेस बनाए। दावों का निपटान 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अगर इसमें महीनों लगेंगे तो ये स्कीम दम तोड़ देगी। और क्या इस स्कीम का दुरुपयोग भी हो सकता है? धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए क्या सोचा गया है? हाँ, ये एक और बड़ी चुनौती है। धोखाधड़ी कई तरह से हो सकती है। कुछ लोग नकली या मामूली दुर्घटनाएं दिखाकर स्कीम का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ बेईमान अस्पताल मामूली चोटों को गंभीर बताकर या जरूरत से ज्यादा टेस्ट और प्रोसीजर करके बढ़ा चढ़ाकर बिल बना सकते हैं। तो इसका क्या हल है? एनएचए को इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स बनाने होंगे। ये सिस्टम्स बिलिंग पैटर्न्स को एनालाइज करके किसी भी असामान्य गतिविधि को पकड़ सकते हैं और उसे तुरंत फ्लैग कर सकते हैं। इसके अलावा औचक निरीक्षण भी बहुत जरूरी होंगे। और अगर हम स्कीम की सीमाओं की बात करें, क्या 1.5 लाख रुपए की सीमा हमेशा पर्याप्त होगी? ये एक बहुत ही वैध सवाल है। ज्यादातर मामलों के लिए 7 दिन के स्टेबलाइजेशन के लिए 1.5 लाख रुपए काफी हो सकते हैं। लेकिन गंभीर पॉलीट्रॉमा के मामलों में, जहां सिर में गहरी चोट हो या कई फ्रैक्चर हों, वहां खर्चा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। तो एक सीमा यह है। और दूसरी सीमा? दूसरी बड़ी सीमा है भौगोलिक असमानता। दिल्ली या मुंबई में आपको हर 5 किलोमीटर पर एक अच्छा अस्पताल मिल जाएगा, लेकिन बिहार या छत्तीसगढ़ के किसी ग्रामीण इलाके में सबसे नजदीकी ढंग का अस्पताल भी 50 या 100 किलोमीटर दूर हो सकता है। वहां गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट कैसे लागू होगा? बिल्कुल, जब तक मरीज अस्पताल पहुंचेगा शायद बहुत देर हो चुकी हो। तो इन चुनौतियों को देखते हुए आगे की राह क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ ये स्कीम काफी है? नहीं, ये स्कीम एक बहुत जरूरी क्यूरेटिव मेजर है, लेकिन हमें प्रिवेंटिव मेजर्स पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। आगे की राह दो तरफा होनी चाहिए। एक तरफ हमें इलाज की व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। हमें एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस का एक सघन नेटवर्क बनाना होगा, खासकर हाईवे पर। एएलएस एम्बुलेंस? जी, इन एम्बुलेंस में वेंटिलेटर और ट्रेन्ड पैरामेडिक होने चाहिए, ताकि अस्पताल तक पहुंचने का समय भी इलाज में इस्तेमाल हो सके। और इन सभी एम्बुलेंस को 122 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से इंटीग्रेट करना होगा। और दूसरा प्रिवेंटिव रास्ता? दूसरा रास्ता है दुर्घटनाओं को रोकना। मंत्री जी ने व्हीकल टू व्हीकल V2V कम्युनिकेशन को अनिवार्य करने की जो बात की है, वो भविष्य की तकनीक है। V2V कम्युनिकेशन? हाँ, इसमें गाड़ियां आपस में वाईफाई या 5G के जरिए कम्युनिकेट करती हैं। अगर आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है, तो वो पीछे वाली गाड़ी को तुरंत सिग्नल भेज देगी, चाहे ड्राइवर का ध्यान कहीं और हो। ये तकनीक कोहरे में या ब्लाइंड स्पॉट्स पर बहुत कारगर हो सकती है। बहुत ही विस्तृत विश्लेषण। इस एक स्कीम से शासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय तीनों के पहलू जुड़े हुए हैं। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस के दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जो जम्मू कश्मीर से है और थोड़ा विवादास्पद भी है। जी। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को बंद करने का आदेश दिया है। जी, ये मामला बहुत ही संवेदनशील है और इसके कई परतें हैं। आधिकारिक तौर पर NMC ने जो कारण बताया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। उनका कहना है कि कॉलेज में निर्धारित मानकों के अनुसार ट्यूटर्स, रेजिडेंट्स और लेक्चर थिएटर की कमी है। लेकिन कई प्रमुख अखबारों की रिपोर्ट्स और संपादकीय ये आरोप लगा रहे हैं कि ये फैसला कुछ स्थानीय सामाजिक धार्मिक संगठनों के तीव्र विरोध के बाद लिया गया है। और विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण था कॉलेज के पहले बैच का धार्मिक चरित्र। इस कॉलेज में नीट की परीक्षा के आधार पर एडमिशन हुए थे। पहले बैच के 50 छात्रों में से 44 छात्र मुस्लिम समुदाय से थे, जिनका चयन पूरी तरह से उनकी नीट रैंक के आधार पर हुआ था। अच्छा,
प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि चूंकि ये कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के फंड से चलता है, जो हिंदू तीर्थयात्रियों के दान से आता है, इसलिए इसमें ज्यादातर छात्र मुस्लिम कैसे हो सकते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। ये सीधे सीधे भारत के संवैधानिक मूल्यों पर सवाल खड़े करता है। लेकिन इसमें घुसने से पहले ये बताइए कि ये नेशनल मेडिकल कमीशन या एनएमसी है क्या? इसकी भूमिका क्या है? एनएमसी को समझना इस पूरे विवाद को समझने की कुंजी है। एनएमसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसे संसद के एक कानून नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 द्वारा बनाया गया है। इसने एमसीआई की जगह ली है ना? जी, इसने पहले की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई की जगह ली है। एमसीआई पर भ्रष्टाचार और अक्षमता के इतने आरोप लग चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे डेन ऑफ करप्शन तक कह दिया था। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही लाने के लिए 2019 में एनएमसी एक्ट लाया गया। और इसकी स्वायत्तता कितनी महत्वपूर्ण है? इसकी स्वायत्तता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एनएमसी को एक ऐसी स्वतंत्र नियामक संस्था, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के रूप में डिजाइन किया गया है, जो बिना किसी राजनीतिक या सामाजिक दबाव के सिर्फ और सिर्फ योग्यता और मानकों के आधार पर फैसले ले। अगर वो दबाव में आ जाए तो हमारी पूरी मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता खतरे में पड़ जाएगी। अब आते हैं इस मामले के संवैधानिक सवालों पर। जब प्रदर्शनकारी धर्म के आधार पर सवाल उठा रहे हैं, तो संविधान इस बारे में क्या कहता है? यहाँ संविधान की आत्मा पर ही हमला हो रहा है। हमारे संविधान के कई अनुच्छेद हैं जो इस तरह के भेदभाव को सीधे तौर पर रोकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 15(1). आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ये कहता है कि स्टेट किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन क्या वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्टेट की परिभाषा में आता है? वो तो एक धार्मिक ट्रस्ट जैसा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है। आर्टिकल 12 स्टेट की परिभाषा देता है, लेकिन वो परिभाषा बहुत व्यापक है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों, जैसे अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब में, यह साफ किया है कि स्टेट का मतलब सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें नहीं हैं। तो और क्या है? कोई भी संस्था जो सरकारी नियंत्रण में हो, सरकार से वित्तीय सहायता लेती हो या सरकार की तरह काम करती हो, मतलब पब्लिक फंक्शंस करती हो, वो स्टेट मानी जा सकती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन जम्मू कश्मीर विधानसभा के एक कानून के तहत हुआ है और इसके अध्यक्ष राज्य के उप राज्यपाल होते हैं। तो ये स्टेट है? जी, इसलिए न्यायिक रूप से इसे आर्टिकल 12 के तहत स्टेट माना जाएगा और इस पर आर्टिकल 15(1) पूरी तरह से लागू होता है। तो आर्टिकल 15(1) के अलावा और कौन से अनुच्छेद यहाँ प्रासंगिक हैं? दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आर्टिकल 29(2). आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ये और भी ज्यादा स्पष्ट है। क्या कहता है ये? ये कहता है कि किसी भी नागरिक को ऐसे शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता जो मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स हो, और इसका आधार सिर्फ धर्म, जाति या भाषा नहीं हो सकता। तो SMVDIM पर यह भी लागू होता है? जी बिल्कुल। छात्रों का एडमिशन उनकी नीट मेरिट के आधार पर हुआ है। उनका धर्म क्या है, ये पूरी तरह से अप्रासंगिक और असंवैधानिक सवाल है। कुछ लोग आर्टिकल 30 का भी हवाला दे सकते हैं, जो अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार देता है। हाँ, लेकिन वो इस मामले को पूरी तरह से गलत समझना होगा। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। लेकिन SMVIDME कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इसकी स्थापना किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने नहीं की है। ये एक सामान्य धर्मनिरपेक्ष संस्थान है जो सभी के लिए खुला है। इसलिए यहाँ आर्टिकल 30 लागू नहीं होता। तो मेंस के नजरिए से इस पूरे विवाद का विश्लेषण कैसे किया जाए? इसके राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक आयाम क्या हैं? मेंस के GS पेपर 2 और GS पेपर 4 दोनों के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। अच्छा। पहला आयाम है राजनीतिक और सामाजिक। ये मामला बहुसंख्यकवाद और संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के बीच के गहरे तनाव को उजागर करता है। प्रदर्शनकारियों का तर्क भावनात्मक था, हमारे भगवान के पैसे से दूसरे धर्म के लोग कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन संवैधानिक तर्क पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ हैं। संस्थान सरकारी नियंत्रण में है, एडमिशन एक राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर हो रहे हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ योग्यता ही एकमात्र मानदंड हो सकती है। मतलब भावनाओं पर कानून का शासन। बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ ओवर रूल ऑफ सेंटिमेंट। और NMC की भूमिका पर जो सवाल उठ रहे हैं वो इसका प्रशासनिक और नैतिक आयाम है। जी, ये दूसरा आयाम है। अगर मान भी लें कि कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमी थी,
तो उसका एक तय प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस? एक नियामक संस्था के तौर पर एनएमसी को पहले एक शो कॉज नोटिस जारी करना चाहिए था। कॉलेज को अपना पक्ष रखने और कमियों को दूर करने के लिए एक उचित समय देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। जिस तरह से आनन फानन में कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया गया, उससे लगता है कि ड्यू प्रोसेस का घोर उल्लंघन हुआ है। ये एनएमसी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाता है। इस घटना का कश्मीर के बड़े नैरेटिव पर क्या असर पड़ेगा? सरकार तो नया कश्मीर की बात करती है। ये तीसरा और बहुत ही संवेदनशील आयाम है। केंद्र सरकार लगातार ये कहती आई है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास, निवेश और राष्ट्रीय एकीकरण का एक नया दौर शुरू हुआ है। SMVDIME जैसे आधुनिक विश्व स्तरीय संस्थान का खुलना उसी नया कश्मीर नैरेटिव का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन अब जब उसी संस्थान को ऐसे विवादास्पद कारणों से बंद किया जा रहा है, तो ये उस नैरेटिव को कमजोर करता है। इससे तो गलत संदेश जाएगा। बिल्कुल। इससे कश्मीरी युवाओं में, खासकर मुस्लिम छात्रों में, अलगाव और अविश्वास की भावना बढ़ सकती है। वो सोच सकते हैं कि योग्यता के बल पर आगे बढ़ने के बाद भी अगर उनकी धार्मिक पहचान को मुद्दा बनाया जाएगा, तो उनके लिए सिस्टम में जगह कहाँ है। इस स्थिति में आगे की राह क्या होनी चाहिए? क्या ये फैसला अंतिम है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये अंतिम है। अब सारी उम्मीदें न्यायपालिका पर टिकी हैं। अच्छा। और कॉलेज प्रशासन और प्रभावित छात्रों को इस फैसले को तुरंत जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। न्यायपालिका को इस मामले में न्यायिक समीक्षा करनी होगी। और बड़े स्तर पर प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन बना रहे और किसी भी संस्था को भीड़ या राजनीतिक दबाव के आगे झुकने पर मजबूर ना किया जाए। ये सिर्फ 50 छात्रों के भविष्य का सवाल नहीं है, ये देश के धर्मनिरपेक्ष और योग्यता आधारित ढांचे का सवाल है। बहुत ही जरूरी चर्चा। चलिए अब पॉलिटी के तीसरे टॉपिक पर आते हैं, जो आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या और उस पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ दिलचस्प टिप्पणियों से जुड़ा है। जी, ये एक ऐसी समस्या है जो लगभग हर शहर में है और जिसमें अक्सर नागरिक और पशु प्रेमी आमने सामने आ जाते हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC रूल्स पर एक सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एक बहुत ही व्यवहारिक टिप्पणी की। जस्टिस नाथ ने कहा कि कुत्ते डर को सूंघ सकते हैं। डॉग्स कैन स्मेल फियर। जी, अगर कोई व्यक्ति उनसे डरता है तो वो इसे महसूस कर लेते हैं और उस पर हमला करने की संभावना बढ़ जाती है। कोर्ट किस विशिष्ट मामले पर सुनवाई कर रहा था? कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है कि क्या स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है या नहीं। अच्छा। ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है क्योंकि ये सीधे सीधे मानव सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच टकराव का मामला है। इसी सुनवाई में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर का भी जिक्र आया। उनका अनुभव क्या बताता है? हाँ, और ये उदाहरण इस समस्या की जड़ यानी प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है। कैसे? कैंपस लॉ सेंटर के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके कैंपस में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने बार बार नगर निगम से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में थक हारकर CLC ने खुद का एक एनिमल सेल बनाया। अच्छा। उन्होंने फंड इकट्ठा किया, एक NGO के साथ मिलकर कैंपस के सभी कुत्तों को पकड़ा, उनकी नसबंदी और टीकाकरण करवाया और फिर उन्हें वापस कैंपस में छोड़ दिया। ये दिखाता है कि जमीरी स्तर पर जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो अपना काम नहीं कर रही। यहाँ कानूनी पहलू क्या है? ये एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स क्या कहते हैं? क्या हम कुत्तों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह नहीं छोड़ सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है। ABC रूल्स 2023 प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत बनाए गए हैं। इन नियमों का रूल 11 सब रूल 19, मैं दोहराता हूं, रूल 11 सब रूल 19 साफ तौर पर कहता है कि कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में वापस छोड़ना अनिवार्य है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर किसी RWA के लोग चाहते हैं कि उनके इलाके से कुत्ते हटा दिए जाएं, तो कानून इसकी इजाजत क्यों नहीं देता? इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक तर्क है? हाँ, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक और पारिस्थितिक तर्क हैं। कुत्ते बहुत टेरिटोरियल जानवर होते हैं। अच्छा। मान लीजिए एक कॉलोनी में 10 कुत्ते रहते हैं जिनकी नसबंदी हो चुकी है। अगर आप इन 10 कुत्तों को वहां से हटा दें तो वहां एक वैक्यूम या खालीपन पैदा हो जाएगा। तो क्या होगा? इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास के दूसरे इलाकों से नए कुत्ते आ जाएंगे। ये नए कुत्ते शायद ज्यादा आक्रामक हों, उनकी नसबंदी भी नहीं हुई होगी और वो आपस में लड़ेंगे। इससे समस्या सुलझने के बजाय और बढ़ जाएगी। तो मेंस के लिए इस मुद्दे का विश्लेषण कैसे करें?
इसमें मूल संघर्ष क्या है? मेंस जीएस पेपर 2 के लिए ये एक अच्छा टॉपिक है। इसमें मूल संघर्ष है नागरिकों के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और कुत्तों को प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत मिले कानूनी संरक्षण के बीच। मतलब मानव सुरक्षा बनाम पशु अधिकार? बिल्कुल। एक तरफ लोगों को कुत्तों के हमले से बचाने की राज्य की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ कानून कहता है कि आप कुत्तों के साथ क्रूरता नहीं कर सकते। अदालत इसी नाजुक संतुलन को बनाने की कोशिश कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का झुकाव किस तरफ लग रहा है? क्या वो मानव सुरक्षा को ज्यादा तवज्जो दे रहा है? हाँ, कोर्ट का दृष्टिकोण बहुत ही संतुलित और व्यवहारिक लग रहा है। जब कोर्ट ये कहता है कि स्कूलों और अस्पतालों को डॉग फ्री जोन होना चाहिए, तो वो स्पष्ट रूप से नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। लेकिन साथ ही कोर्ट पूरे शहर से कुत्तों को हटाने या एबीसी रूल्स को रद्द करने की बात नहीं कर रहा है। वो इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दे रहा है, जो कि नगरपालिकाओं की विफलता रही है। तो इस जटिल समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है? आगे की राह क्या है? आगे की राह में एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी की जरूरत है। पहला, जीरो टॉलरेंस जोन्स का कॉन्सेप्ट स्पष्ट रूप से लागू किया जाना चाहिए। अस्पताल, स्कूल, बच्चों के पार्क। ठीक है। दूसरा, विकेंद्रीकृत कार्रवाई, डिसेंट्रलाइज्ड एक्शन। नगर निगम अकेले ये काम नहीं कर सकता, उन्हें RWAs, कॉलेजों, NGOs को साथ जोड़ना होगा, उन्हें फंड और अधिकार देने होंगे। और तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हर स्टरलाइज किए गए कुत्ते को एक माइक्रोचिप और कॉलर लगाया जाना चाहिए ताकि उनकी गिनती और ट्रैकिंग हो सके। और चौथा, सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा। बिल्कुल सही। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों के बाद अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। और यहाँ एक ऐसी खबर है जो आने वाले दिनों में भारत के लिए सबसे बड़ी विदेश नीति और आर्थिक चुनौती बन सकती है। जी, ये वाकई एक भू राजनीतिक भूचाल लाने वाली खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 नाम के एक बिल को कानून में बदल दिया है। S1241। जी, ये बिल उन देशों पर 500% का टैरिफ लगाने का प्रावधान करता है जो रूस से यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदते हैं। 1 मिनट, 500% टैरिफ, ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। इसका व्यावहारिक मतलब क्या हुआ? क्या ये एक तरह का व्यापारिक प्रतिबंध नहीं है? ये एक तरह का नहीं, बल्कि ये अब तक का सबसे कठोर व्यापारिक प्रतिबंध है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए भारत अमेरिका को $100 का एक शर्ट निर्यात करता है। अभी उस पर शायद 5 या 10% का सामान्य टैरिफ लगता होगा। 500% टैरिफ लगने के बाद अमेरिका में उस शर्ट पर $500 का टैक्स लग जाएगा। तो उसकी कीमत $600 हो जाएगी। बिल्कुल, जाहिर है उसे कोई नहीं खरीदेगा। तो ये टैरिफ व्यावहारिक रूप से एक पूर्ण प्रतिबंध है। इस बिल का सीधा और घोषित निशाना भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश हैं। अमेरिका पहले भी CATSA जैसे कानून के तहत प्रतिबंध लगाता रहा है। ये नया कानून उनसे कैसे अलग है? ये इतना खतरनाक क्यों है? ये CATSA से बहुत अलग और ज्यादा खतरनाक है। CATSA राष्ट्रपति को ये विवेक देता है कि वो किसी देश पर प्रतिबंध लगाएं या राष्ट्रीय हित में छूट मतलब वेवर दे दें। टैरिफ है, इसका मतलब है कि ये सीधे अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पास किया गया है और इसमें राष्ट्रपति के पास कोई छूट देने की शक्ति नहीं है। ये अनिवार्य है। और ये सेकेंडरी सैंक्शंस का भी मामला है ना? हाँ, और ये सेकेंडरी सैंक्शंस का सबसे आक्रामक रूप है। प्राइमरी सैंक्शंस वो होते हैं जो अमेरिका सीधे रूस पर लगाता है। सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब होता है जब आप उस तीसरे पक्ष को भी दंडित करते हैं जो आपके दुश्मन के साथ व्यापार कर रहा है। मतलब यहाँ अमेरिका भारत और चीन से कह रहा है, अगर तुम रूस के साथ तेल का व्यापार करोगे तो हम तुम्हारे साथ बाकी सारा व्यापार बंद कर देंगे। ये एक तरह की आर्थिक दादागिरी है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। मेंस के नजरिए से भारत पर इसके क्या-क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? भारत पर इसके 3 बड़े और विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। क्या है वो? पहला है ट्रेड डीकपलिंग थ्रेट। भारत का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार $130 बिलियन से ज्यादा का है, जिसमें से भारत लगभग $85 बिलियन का सामान अमेरिका को निर्यात करता है। ये हमारा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। जी, 500% टैरिफ का मतलब है कि हमारा ये पूरा निर्यात रातों रात ठप हो सकता है। हमारे कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारे सेक्टर्स जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, वो पूरी तरह तबाह हो सकते हैं। दूसरा प्रभाव हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा, जो शायद और भी गंभीर है। बिल्कुल, ये दूसरा प्रभाव है एनर्जी डिलेमा। पिछले 2 सालों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। हम अपनी जरूरत का लगभग 40% कच्चा तेल रूस से आयात कर रहे हैं। और ये हमें डिस्काउंट पर मिलता है। हाँ,
इसी बचत की वजह से हम देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रण में रख पाए हैं। अगर हमें ये सस्ता तेल खरीदना बंद करना पड़ा तो हमें तुरंत मध्य पूर्व या अफ्रीका के महंगे बाजारों की ओर जाना पड़ेगा। इससे हमारा आयात बिल आसमान छू जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कैड बहुत बढ़ जाएगा और देश में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। और तीसरा और शायद सबसे दूरगामी प्रभाव हमारी विदेश नीति पर पड़ेगा। हाँ, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर। भारतीय विदेश नीति का मूल सिद्धांत रहा है कि हम किसी एक गुट में शामिल नहीं होंगे और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार सभी देशों से स्वतंत्र संबंध रखेंगे। ये कानून हमें एक बहुत मुश्किल विकल्प चुनने पर मजबूर करता है। या तो आप अपनी ऊर्जा सुरक्षा चुनें या अपना सबसे बड़ा निर्यात बाजार चुनें। ये हमारी स्वतंत्र विदेश नीति पर एक सीधा हमला है। इसके वैश्विक प्रभाव क्या हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ भारत अमेरिका का मामला है? नहीं, ये सिर्फ भारत अमेरिका का मामला नहीं है। इसके दो बड़े वैश्विक प्रभाव हो सकते हैं। अच्छा। पहला, ये डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को रॉकेट की रफ्तार दे देगा। डी-डॉलराइजेशन मतलब डॉलर पर निर्भरता कम करना। जी, जब अमेरिका अपने डॉलर और अपने बाजार को इस तरह एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा तो ब्रिक्स जैसे देश और भी तेजी से वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की ओर बढ़ेंगे। और दूसरा प्रभाव? दूसरा, इससे वैश्विक तेल बाजार में जबरदस्त अस्थिरता आएगी। अगर भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार अचानक रूसी तेल खरीदना बंद कर दें तो उन्हें मध्य पूर्व से तेल खरीदना पड़ेगा। मांग अचानक बढ़ेगी और वैश्विक तेल की कीमतें 100 या 120 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती हैं, जो पूरी दुनिया में मंदी ला सकती है। तो इस मुश्किल स्थिति में भारत के लिए आगे की राह क्या है? हमारे पास क्या विकल्प है? भारत को एक बहुत ही सदी हुई और बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। पहला कदम है गहन कूटनीतिक प्रयास। हमें अमेरिका और यूरोप को उच्चतम स्तर पर यह समझाना होगा कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है उससे वो सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी नहीं कर रहा बल्कि वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता भी ला रहा है। दूसरा, हमें अपने निर्यात बाजारों का विविधीकरण करने की प्रक्रिया को तेज करना होगा। हमें यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को युद्ध स्तर पर पूरा करना होगा। और तीसरा, हमें ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और जोर लगाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक और चिंताजनक खबर है जिसमें भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं। उत्तरी अटलांटिक में एक जहाज को जब्त किया गया है। जी, अमेरिकी सेना ने उत्तरी अटलांटिक के खुले समुद्र में एक रूसी टैंकर मैरिनारा को जब्त कर लिया है। मरीनारा, जी, अमेरिका का आरोप है कि ये जहाज वेनेजुएला पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। सबसे चिंता की बात यह है कि इस जहाज के चालक दल में 3 भारतीय नागरिक भी हैं जिन्हें अमेरिकी सेना ने हिरासत में ले लिया है। ये तो बहुत गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून इस बारे में क्या कहता है? क्या अमेरिका खुले समुद्र में किसी दूसरे देश के जहाज को इस तरह जब्त कर सकता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून की जो सबसे बड़ी संधि है UNCLOS, उसके हिसाब से ये कार्रवाई लगभग पूरी तरह से अवैध लगती है। UNCLOS के कौन से अनुच्छेद यहाँ प्रासंगिक हैं? 2 अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है आर्टिकल 87 जो हाई सीज फ्रीडम की बात करता है। इसका मतलब है कि खुले समुद्र में किसी भी जहाज पर सिर्फ उसके फ्लैग स्टेट, इस मामले में रूस, का ही अनन्य अधिकार क्षेत्र होता है। दूसरा अनुच्छेद है आर्टिकल 110 जो राइट ऑफ विजिट का अधिकार देता है। इसके तहत कोई युद्धपोत किसी विदेशी जहाज पर तभी चढ़ सकता है जब उसे पुख्ता शक हो कि वो जहाज समुद्री डकैती, दास व्यापार या अवैध प्रसारण जैसे गंभीर अपराधों में लगा है। किसी देश के घरेलू प्रतिबंधों से बचना इस सूची में कहीं भी शामिल नहीं है। तो इस स्थिति में भारत के लिए क्या मायने हैं और हमें क्या करना चाहिए? भारत के लिए 2 मुख्य बातें हैं। पहला और तत्काल कदम है कॉन्सुलर प्रोटेक्शन। वियना कन्वेंशन के तहत भारत को अपने 63 नागरिकों तक तुरंत राजनयिक पहुंच मतलब कंसुलर एक्सेस की मांग करनी चाहिए। और दूसरा, ये घटना भारतीय नाविकों की भेद्यता को उजागर करती है। कई बार वो अनजाने में शैडो फ्लीट कहे जाने वाले जहाज़ों पर काम करने लगते हैं। ये वो जहाज़ होते हैं जो पश्चिमी बीमा और नियामक ढांचे के बाहर काम करते हैं ताकि प्रतिबंधित देशों का तेल ट्रांसपोर्ट कर सकें। ऐसे में भारतीय नाविक इन भू राजनीतिक संघर्षों में फंस जाते हैं। अब जल्दी से ईरान की स्थिति पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जहां हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। जी, ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन एक बार फिर से तेज हो गए हैं। खबर है कि सरकार ने इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए देश भर में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसे इंटरनेट ब्लैकआउट कहते हैं। ये सब ईरानी मुद्रा रियाल के ऐतिहासिक पतन और 60% से ज्यादा की महंगाई दर के बीच हो रहा है।
इस संकट का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भारत के लिए ईरान में स्थिरता बहुत जरूरी है। हमारे वहाँ कई रणनीतिक हित दांव पर लगे हैं। जैसे? पहला है चाबहार बंदरगाह। ईरान में कोई भी बड़ी अस्थिरता हमारे INST यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को खतरे में डाल देगी। दूसरा है ऊर्जा की कीमतें। फारस की खाड़ी में कोई भी सैन्य संघर्ष होने पर हुर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की सप्लाई बाधित होगी। इससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इसका सीधा असर भारत के तेल आयात बिल पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस जटिल कैनवस के बाद अब आते हैं अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दों पर। UN की एक नई रिपोर्ट आई है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रही है। हाँ, UNDESA यानी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2026 जारी की है। इस रिपोर्ट में 2026 में भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस रिपोर्ट के आंकड़े भारत की तुलना में बाकी दुनिया के लिए क्या तस्वीर पेश करते हैं? आंकड़े दिखाते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी संघर्ष कर रही है और उसकी तुलना में भारत एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। जहां भारत की GDP वृद्धि 6.6% अनुमानित है, वहीं विश्व की औसत वृद्धि दर सिर्फ 2.7%, अमेरिका की 2.0% और चीन की 4.6% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के इस विकास का मुख्य चालक क्या है? क्या ये निर्यात है? नहीं, और यही इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण है, खासकर मेंस के लिए। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत के विकास का मुख्य चालक निर्यात नहीं, बल्कि मजबूत घरेलू निवेश और मजबूत सरकारी खर्च है। तकनीकी भाषा में इसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या GFCF कहते हैं। ये GFCF और डीकपलिंग की अवधारणा को थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे? जरूर। GFCF का सरल भाषा में मतलब है देश के अंदर संपत्ति बनाने पर होने वाला कुल खर्च, जैसे सरकार का सड़कों पुलों पर खर्च और निजी कंपनियों का नई फैक्ट्री लगाने पर खर्च। और डीकपलिंग? डीकपलिंग का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से उतना नहीं जुड़ा है जितना पहले था। हमारी वृद्धि अब निर्यात पर उतनी निर्भर नहीं है। तो ये हमारे लिए एक ताकत है? बहुत बड़ी ताकत है। इसे रूस यूक्रेन युद्ध और अब इस नए अमेरिकी कानून के संदर्भ में देखिए। अगर हमारी अर्थव्यवस्था निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर होती तो वैश्विक मंदी या 500% टैरिफ हमें घुटनों पर ला देता। लेकिन चूंकि हमारा विकास घरेलू मांग और घरेलू निवेश पर आधारित है, हम इन बाहरी झटकों को बेहतर तरीके से झेल सकते हैं। तो क्या ये घरेलू खपत और निवेश ही हमारी ढाल है? क्या इसमें कोई चुनौती नहीं है? ये हमारी ढाल जरूर है, लेकिन रिपोर्ट एक चुनौती की ओर भी इशारा करती है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में सरकारी निवेश तो बहुत मजबूत है, लेकिन सस्टेन्ड हाई ग्रोथ के लिए जरूरी है कि ये निजी निवेश को क्राउड इन करे। क्राउड इन मतलब सरकारी खर्च को देखकर निजी कंपनियां भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हों। अभी निजी निवेश में वो तेजी नहीं दिख रही है जिसकी उम्मीद थी। अर्थव्यवस्था में ही अगली खबर टेक्सटाइल सेक्टर से है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो रोजगार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने यहाँ कुछ नई योजनाएं शुरू की हैं। जी, कपड़ा मंत्रालय ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल्स ट्रांसफॉर्मेशन DLTT और टैक्स रैम्प्स। ये DLTT योजना क्या है? इसका डिस्ट्रिक्ट लेड होने का क्या मतलब है? डिस्ट्रिक्ट लेड होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी सोच पर आधारित है। DLTT के तहत देश के जिलों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी 2 श्रेणियां? पहली हैं चैंपियन डिस्ट्रिक्ट्स। ये वो जिले हैं जहां टेक्सटाइल का एक मजबूत इकोसिस्टम पहले से मौजूद है, जैसे तिरुपुर या सूरत। यहां फोकस निर्यात बढ़ाने और नई तकनीकें लाने पर किया जाएगा। और दूसरी हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ये वो जिले हैं जहां टेक्सटाइल की क्षमता तो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। यहां कौशल विकास और बुनकरों को बेहतर डिजाइन सिखाने पर जोर दिया जाएगा। और ये दूसरी योजना टैक्स रैम्प्स, इसका क्या उद्देश्य है? टैक्स रैम्प्स इस सेक्टर की एक बहुत ही पुरानी और बुनियादी समस्या को हल करने के लिए बनाई गई है, और वो है विश्वसनीय डेटा की कमी। अच्छा। टैक्स रैम्प्स एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मुख्य और एकमात्र उद्देश्य एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स स्टैटिस्टिकल सिस्टम बनाना। आज सरकार के पास इस बात का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है कि देश में किस तरह का धागा कितना बन रहा है। सब कुछ अनुमान पर आधारित है। टैक्स रैम्प्स इसी कमी को दूर करेगा। तो मेंस के लिए इन योजनाओं का महत्व क्या है?
ये पुरानी योजनाओं से कैसे अलग है? इनका महत्व ये है कि ये सरकार की सोच में एक बड़े बदलाव को दर्शाते हैं। अब सरकार सब्सिडी आधारित समर्थन से हटकर बुनियादी ढांचा आधारित और इकोसिस्टम आधारित समर्थन की ओर बढ़ रही हैं। और रोजगार के लिहाज से? ये क्षेत्र कृषि के बाद देश में सबसे ज्यादा लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। इन योजनाओं से जिला स्तर पर रोजगार पैदा होंगे, जिससे ग्रामीण संकट और पलायन की समस्या को दूर करने में सीधी मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं गिग इकोनॉमी की, जो आज की शहरी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, लेकिन जिसके पीछे की कहानी उतनी चमकदार नहीं है। हाँ, एक प्रमुख अखबार के संपादकीय में हाल ही में हुई गिग वर्कर्स की हड़ताल का बहुत ही गहरा विश्लेषण किया गया है। यह हड़ताल 10 मिनट डिलीवरी का वादा करने वाले क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ थी। इसमें एक बहुत ही अनोखा शब्द इस्तेमाल हुआ है, फ्रिक्शन मैक्सिंग। इसका क्या मतलब है? फ्रिक्शन मैक्सिंग एक नया समाजशास्त्रीय विचार है। पहले सीमलेस कन्वीनियंस को समझते हैं। इसका मतलब है उपभोक्ता के लिए हर चीज को बिल्कुल आसान और तुरंत उपलब्ध कराना। लेकिन संपादकीय कहता है कि उपभोक्ता की यह सुविधा कार्यकर्ता के लिए शोषण और अनिश्चितता पैदा करती है। फ्रिक्शन मैक्सिंग इसका उल्टा है। इसका मतलब है जानबूझकर अपने जीवन में थोड़ी रुकावट या मेहनत को वापस लाना। जैसे 10 मिनट की डिलीवरी चुनने के बजाय 30 मिनट या 2 घंटे का स्लॉट चुनना, ताकि डिलीवरी वर्कर पर वो जानलेवा दबाव ना पड़े। ये एक नैतिक चुनाव है। और इसमें कानूनी मुद्दा क्या है? इन वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? किया गया है, लेकिन समस्या ये है कि इस कोड को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। तो कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। बिल्कुल, वो इन डिलीवरी वर्कर्स को अपना कर्मचारी नहीं मानती, बल्कि उन्हें पार्टनर या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कहती हैं। इस एक शब्द के हेरफेर से कंपनियां उन्हें न्यूनतम मजदूरी, पीएफ, ईएसआई जैसे सभी कानूनी लाभ देने की जिम्मेदारी से बच जाती हैं। बिल्कुल। अब सेक्शन 4 पर आते हैं, पर्यावरण, सुरक्षा और समाज। और आज एक बहुत दुखद खबर है। भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये भारत के पर्यावरण आंदोलन और वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक अपूरणीय क्षति है। माधव गाडगिल सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वो भारत की पारिस्थितिक चेतना की आवाज थे। उनकी विरासत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी अध्यक्षता में बनी वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट, जिसे हम सब गाडगिल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और उसकी तुलना कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट से करना। जी, ये गाडगिल बनाम कस्तूरीरंगन की बहस आज भी इतनी जिंदा क्यों है? इन दोनों रिपोर्टों में मुख्य अंतर क्या था? ये बहस आज इसलिए जिंदा है क्योंकि पश्चिमी घाट में हम लगातार जो आपदाएं देख रहे हैं, उन सब की भविष्यवाणी गाडगिल ने 1 दशक पहले ही अपनी रिपोर्ट में कर दी थी। चलिए इन दोनों रिपोर्टों के बीच के 5 मुख्य अंतरों को विस्तार से समझते हैं। पहला अंतर, ईएसए का विस्तार। गाडगिल समिति ने कहा कि पूरा का पूरा पश्चिमी घाट यानी 100% एक ही इकोसिस्टम है और इसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित किया जाना चाहिए। और कस्तूरीरंगन ने? वहीं कस्तूरीरंगन समिति ने कहा कि सिर्फ 37% हिस्से को, जो कि प्राकृतिक परिदृश्य है, ईएसए घोषित करना काफी है। दूसरा अंतर, जोनेशन। गाडगिल ने पूरे पश्चिमी घाट को 3 जोन में बांटने का सुझाव दिया था, ESZ1, ESZ2 और ESZ3। ESZ1 सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका था, जहां किसी भी तरह के खनन, बड़े बांधों पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात थी। कस्तूरीरंगन समिति ने इस तरह का कोई विस्तृत जोनेशन नहीं किया। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतर, शासन। हाँ, ये तीसरा अंतर ही दोनों रिपोर्टों की आत्मा का अंतर है। गाडगिल ने एक नई वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी अथॉरिटी बनाने का सुझाव दिया था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। ये एक सच्चा बॉटम अप दृष्टिकोण था। और कस्तूरीरंगन समिति? उन्होंने कोई नई अथॉरिटी बनाने की बात नहीं की। उनका दृष्टिकोण टॉप डाउन था, जो बाबुओं और वैज्ञानिकों द्वारा फैसले लेने पर विश्वास करता था, न कि स्थानीय लोगों की राय पर। तो संक्षेप में, गाडगिल का दृष्टिकोण ज्यादा सख्त, ज्यादा वैज्ञानिक और ज्यादा लोकतांत्रिक था। बिल्कुल। इसीलिए राज्य सरकारों ने गाडगिल की रिपोर्ट को अव्यावहारिक और विकास विरोधी कहकर खारिज कर दिया। लेकिन आज जब हम 2018 की केरल बाढ़ या वायनाड में बार बार होने वाले भूस्खलन देखते हैं, तो हमें उस अव्यावहारिक रिपोर्ट को खारिज करने के व्यावहारिक परिणाम दिखाई देते हैं। पर्यावरण से ही जुड़ी एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबर है।
बंगाल की खाड़ी में एक मौसम संबंधी विसंगति देखी गई है। जी, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रिपोर्ट किया है कि बंगाल की खाड़ी में जनवरी के महीने में एक डीप डिप्रेशन बना है, जो बहुत ही दुर्लभ और असामान्य घटना है। जनवरी में तो चक्रवात नहीं आते। जी नहीं, आमतौर पर चक्रवात का मौसम मानसून के पहले और बाद में होता है। जनवरी में चक्रवात बनना लगभग अनसुना है। तो इस बार ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? इसका सीधा और स्पष्ट कारण है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। इस साल जनवरी में भी बंगाल की खाड़ी में सी सरफेस टेम्परेचर्स असामान्य रूप से ज्यादा बने हुए हैं, 26.5 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। इसके साथ ही मैडन जूलियन ऑसिलेशन MJO का भी एक अनुकूल चरण हिंद महासागर के ऊपर से गुजर रहा है। ये सब मिलकर दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन हमारे स्थापित मौसम के पैटर्न को कैसे तोड़ रहा है। अब एक नज़र सुरक्षा और राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर पर। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने IPC पर छापेमारी की है। हाँ, ईडी ने आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कई दफ्तरों पर एक साथ कार्रवाई की है। ईडी का कहना है कि ये कार्रवाई एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है, जिसके तार पश्चिम बंगाल के एक पुराने कोयला घोटाले से जुड़े बताए जा रहे हैं। मेंस के लिए इस घटना का क्या महत्व है? GS पेपर 2 के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना राजनीतिक फंडिंग, चुनाव प्रबंधन और भ्रष्टाचार के बीच के अपवित्र गठजोड़ को उजागर करती है। कैसे? आज के समय में चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं और राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए आईपैक जैसी पेशेवर एजेंसियों की मदद लेते हैं। ये एजेंसियां अपनी सेवाओं के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए लेती हैं। ये छापा इस बात पर गंभीर सवाल उठाता है कि इन एजेंसियों को इतना पैसा कहां से मिलता है। क्या ये चुनावी वित्त पोषण की अपारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा हैं? और अब समाज और युवाओं से जुड़ी एक सकारात्मक खबर। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन हो रहा है। जी, VBYLD 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भव्य भारत मंडपम में हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य के लिए देश के प्रतिभाशाली युवाओं से सीधे विचार और सुझाव लेना। ये कार्यक्रम इस बात का संकेत है कि सरकार अब युवा उत्सवों जैसे सतही आयोजनों से आगे बढ़कर नीति संवाद यानी पॉलिसी डायलॉग की ओर बढ़ रही है, जिसमें युवाओं को सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि नीति निर्माण में एक सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। सबसे पहले आज के संपादकीयों से कुछ मुख्य और विचारोत्तेजक बातें। बिल्कुल, इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय में फ्रिक्शन मैक्सिंग की अवधारणा पर बहुत ही खूबसूरती से बात की गई है। संपादकीय का तर्क है कि तकनीक हमारे जीवन को इतना आसान बना रही है कि हम धैर्य, लचीलेपन और मानवीय सहानुभूति जैसे जरूरी गुण खोते जा रहे हैं। और द हिंदू का संपादकीय चुनाव आयोग की भूमिका पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। ये तर्क देता है कि ECI का प्राथमिक कर्तव्य एक समावेशी मतदाता सूची बनाना है। उनका काम सिर्फ गैर नागरिकों या डुप्लीकेट वोटर्स को बाहर करने पर भी केंद्रित नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे। अब आते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स पर। ये क्विक फायर राउंड होगा। मैं तथ्य बोलूंगी, आप उसका महत्व बताइएगा। पहला है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। बहुत जरूरी। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इसका मुख्य प्रावधान क्या है। जवाब होगा 500% टैरिफ। दूसरा, मैरिनेरा। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। मैरिनेरा रूसी तेल टैंकर। तीसरा, सेक्शन 162 MV एक्ट। ये सीधा सवाल होगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना को किस कानूनी धारा के तहत अनिवार्य किया गया है? जवाब होगा सेक्शन 162। चौथा, टैक्स रैंप्स। इसका उद्देश्य पूछा जाएगा। याद रखिए, S का मतलब स्टैटिस्टिकल सिस्टम है। इसका काम डेटा इकट्ठा करना है। पांचवा, DLTT। इसका पूरा नाम या इसके दो घटक पूछे जा सकते हैं, चैंपियन डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। छठा, माधव गाडगील। पूछा जाएगा कि वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल WGEP के अध्यक्ष कौन थे? जवाब माधव गाडगिल। सातवां, UNDESA। पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? जवाब होगा UNDESA। आठवां, IPAC। ये करंट अफेयर्स का सवाल है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चित IPAC क्या है? जवाब होगा एक राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म। नोवा, VBYLD। इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। जवाब होगा विकसित भारत एट 2047 के लिए युवाओं से नीतिगत सुझाव लेना। और 10वां, रावीर। रहवीर शब्द किससे संबंधित है? जवाब होगा
सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले गुड समारिटन से। बहुत अच्छे। अब मेंस के अभ्यास प्रश्नों की बारी। पहला सवाल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से है। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित सैंक्शनिंग रशिया एक्ट एक ध्रुवीकृत दुनिया में रणनीतिक स्वायत्तता का अनुसरण करने वाले राष्ट्रों की भेद्यता को उजागर करता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम के साथ इसकी रणनीतिक साझेदारी पर ऐसे बाह्य क्षेत्रीय विधानों के प्रभावों का विश्लेषण करें। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका उत्तर लिखने के लिए एक स्पष्ट ढांचा बनाना जरूरी है। इंट्रोडक्शन में आप इस 500% टैरिफ वाले बिल का जिक्र करें और बताएं कि ये कैसे सेकेंडरी सैंक्शंस का एक उदाहरण है। ठीक है। और बॉडी में? बॉडी को 3 हिस्सों में बांटें। पहले में एनर्जी सिक्योरिटी पर प्रभाव बताएं, दूसरे में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर प्रभाव का विश्लेषण करें और तीसरे में पश्चिम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर पड़ने वाले असर को संतुलित तरीके से दिखाएं। और निष्कर्ष में? निष्कर्ष में एक संतुलित रास्ता सुझाएं। लिखें कि भारत को कूटनीतिक बातचीत करनी चाहिए, साथ ही अपने निर्यात बाजारों का विविधीकरण करने और रुपए में व्यापार जैसी वैकल्पिक प्रणालियों को मजबूत करने की जरूरत है। बहुत ही विस्तृत रूपरेखा। दूसरा सवाल जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से है। प्रश्न है, गाडगिल और कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्टों के बीच बहस अनिवार्य रूप से पारिस्थितिक संरक्षण और आर्थिक आकांक्षा के बीच एक बहस है। पश्चिमी घाट में बार बार होने वाली आपदाओं के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। ये पर्यावरण खंड का एक क्लासिक सवाल है। इंट्रोडक्शन में माधव गाडगिल को श्रद्धांजलि देते हुए और पश्चिमी घाट के महत्व को बताते हुए शुरुआत करें। बॉडी में? बॉडी में एक टेबल बनाकर गाडगिल और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के दृष्टिकोण की तुलना करें। फिर 2018 की केरल बाढ़, वायनाड के भूस्खलन जैसे हालिया उदाहरण दें और तर्क दें कि इन आपदाओं ने गाडगिल की चेतावनियों को सही साबित किया है। और निष्कर्ष? निष्कर्ष में आप लिखें कि हमें संरक्षण और विकास के बीच एक झूठा द्वंद्व बनाने की जरूरत नहीं है। हमें एक ग्रीन ग्रोथ मॉडल की जरूरत है जो टिकाऊ हो और जिसमें स्थानीय समुदायों को सबसे महत्वपूर्ण हितधारक माना जाए। शानदार। अब आज के क्विज का समय है। मैं सवाल पूछूंगी और आप सही जवाब और उसका स्पष्टीकरण देंगे। पहला सवाल, टैक्स रैम्प्स योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, हथकरघा बुनकरों को सब्सिडी प्रदान करना। बी, वस्त्रों में एक एकीकृत सांख्यिकीय प्रणाली बनाना और R&D का समर्थन करना। सी, आकांक्षी जिलों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना। या डी, EU को तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर है बी। जैसा कि हमने चर्चा की, टैक्स रैम्प्स का मुख्य फोकस विश्वसनीय डेटा एकत्र करना है ताकि साक्ष्य आधारित नीतियां बनाई जा सकें। दूसरा सवाल, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 162 के तहत अनिवार्य है। 2, यह केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए कवर प्रदान करता है। 3, यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के बजट से वित्त पोषित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 2 और 3, या डी, केवल 1 और 3? इसका सही उत्तर है ए, केवल 1। कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह योजना सभी सड़कों पर लागू होती है। कथन 3 भी गलत है क्योंकि यह मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड द्वारा वित्त पोषित है। तीसरा सवाल, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 किन रूसी वस्तुओं में व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ का प्रस्ताव करता है? ए, हीरे और सोना। बी, गेहूं और उर्वरक। सी, यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पाद। या डी, प्राकृतिक गैस और टाइटेनियम। सही जवाब है सी, यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पाद। यह बिल विशेष रूप से रूस के ऊर्जा क्षेत्रों को लक्षित करता है। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEP का नेतृत्व किया था? ए, के कस्तूरीरंगन। बी, माधव गाडगिल। सी, MS स्वामीनाथन। या डी, सुनीता नारायण? इसका उत्तर है बी, माधव गाडगिल। WGEP को ही गाडगिल समिति के नाम से जाना जाता है। और आज का आखिरी सवाल, मैरिनेरा जो हाल ही में खबरों में था, क्या है? ए, एक शोधपोत। बी, एक रूसी ध्वज वाला तेल टैंकर। सी, एक अमेरिकी नौसैनिक विध्वंसक। या डी, एक वाणिज्यिक क्रूज लाइनर? सही उत्तर है बी, वेनेजुएला प्रतिबंधों से जुड़ा एक रूसी ध्वज वाला तेल टैंकर।
तो ये था आज का हमारा विस्तृत विश्लेषण। चलिए एक बार आज के मुख्य बातों को संक्षेप में देख लेते हैं। जी। आज हमने समझा कि सेक्शन 162 MV एक्ट के तहत आई नई कैशलेस स्कीम कैसे मुआवजे से स्थिरीकरण की ओर एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। हमने यूएस के सैंक्शनिंग रशिया एक्ट के भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों का विश्लेषण किया। हमने गाडगिल और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के बीच के मूल दार्शनिक अंतर को गहराई से जाना, यानी बॉटम अप बनाम टॉप डाउन गवर्नेंस। और हमने ये भी देखा कि यूएन डेसा की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के बावजूद घरेलू मांग के कारण डीकपलिंग का प्रदर्शन कर रही है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस